प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं दिनेश सहगल, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लोहारली, जिला हमीरपुर से हर घर पाठशाला में कक्षा 11वीं और 12वीं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या के साथ उपस्थित हुआ हूँ। कक्षा 11वीं में यह 5 अंक का प्रश्न आता है और जबकि कक्षा 12वीं में 4-4 अंक के 2 प्रश्न आते हैं, अर्थात कुल 8 अंक के प्रश्न। आइए आज हम इस प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न को हल करने का प्रारूप क्या रहेगा, सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। तो मेरे अनुसार सबसे पहले संकेत लिखना चाहिए। संकेत लिखने की आवश्यकता क्या है? संकेत लिखने की आवश्यकता यह है कि गद्यांश का प्रश्न जब हमें हल करने के लिए आएगा तो उसमें हमें 2 या 3 विकल्प होंगे। उस विकल्प में से हम जिस प्रश्न को या जिस गद्यांश को हल कर रहे हैं उसका संकेत लिखना होता है। उसके बाद हमें उसका संदर्भ लिखना आवश्यक है। संदर्भ के बाद प्रसंग और प्रसंग के बाद व्याख्या और व्याख्या के अंत में विशेष। जब हम इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे तो हमें पूरे अंक आने की उम्मीद बन जाएगी। दिए गए विकल्पों में से हम जिस गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं उसके पहले 2 या 3 शब्द और अंत के 2 या 3 शब्द लिख करके संकेत से बताना चाहिए कि हम किस गद्यांश को हल करने वाले हैं। तो यह रहेगा संकेत। अब बात करते हैं संदर्भ की कि संदर्भ हमें किस तरह से लिखना है। गद्य के अंश को व्याख्या के लिए जहां से लिया गया है उस पुस्तक का नाम, पाठ का शीर्षक और उसके रचनाकार की जानकारी संदर्भ में हमें देनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं प्रसंग की कि प्रसंग किस तरह का होना चाहिए। गद्य के जिस अंश को व्याख्या के लिए लिया गया है उसमें कौन सा विचार, भाव, घटना का वर्णन किया गया है कि सम्यक जानकारी प्रसंग में दी जानी चाहिए। हाँ बच्चों, यहाँ पर एक और विचार भी है कि हम प्रसंग में वो सारी जानकारी जो संदर्भ और प्रसंग दोनों में देते हैं वो इकट्ठी भी दी जा सकती है और मैं भी इसी तरह से देने का पक्षधर हूं। तो इस तरह से प्रसंग में अक्सर संदर्भ व प्रसंग दोनों का समायोजन कर दिया जाता है, वह भी सही है। इसमें भी पहले 1 या 2 पंक्तियों में संदर्भ में लिखे जाने वाला मटेरियल लिखा जाता है और अंतिम 3-4 पंक्तियों में जो ऊपर प्रसंग में बताया गया है वह लिखना चाहिए और मैं भी इसी का पक्षधर हूं। तो बच्चों अब बात करते हैं व्याख्या। गद्य में व्यक्त विचारों, भावों को सरलतम विधि से अपने शब्दों में समझना या बताना ही व्याख्या है। व्याख्या करने के लिए कठिन शब्दों के अर्थ पता होना आवश्यक है। उनके सरलतम रूप का प्रयोग व्याख्या में करना चाहिए और व्याख्या जितनी हम अपने शब्दों में लिखेंगे उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। अब बात करते हैं कि विशेष में क्या लिखा जाना चाहिए। तो वैसे तो विशेष लिखने का कोई एक नियत प्रारूप नहीं है, लेकिन हम फिर भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी बातों को लिखने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए भाषा कि उस गद्यांश की भाषा किस तरह की है। शब्द कैसे हैं, क्लिष्ट हैं, सरल हैं, सहज बोलचाल भाषा के हैं या फिर शब्दावली तत्सम ली गई है या शब्दावली तद्भव ली गई है। इसके बाद हम देखेंगे कि उस गद्यांश में
किन्हीं लोकोक्तियों या मुहावरों का प्रयोग तो नहीं किया गया है। यदि किया गया है तो उनके उदाहरण भी हम उसमें दे सकते हैं। इसके बाद उस गद्य को लेखन की शैली कैसी है, किस तरह की शैली का इस्तेमाल किया गया है, क्या व्यंग्यात्मक या विवरणात्मक या विश्लेषणात्मक या तर्कात्मक आदि किसी भी तरह की शैली का अगर प्रयोग किया गया है तो उसको भी यहाँ पर दिखाया जा सकता है। इसके बाद कोई अन्य उल्लेखनीय भाव या कोई विचार जो उस गद्यांश में व्यक्त किया गया है तो उसे भी यहाँ पर दर्शा सकते हैं। ये तो ऊपर हमने बात की कि किस प्रारूप में हमें गद्यांश की व्याख्या करनी है। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से इस व्याख्या करने के तरीके को समझते हैं। तो हमने उदाहरण के लिए एक गद्यांश लिया। तो सबसे पहले तो हमें यह गद्यांश कम से कम एक बार नहीं, कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए ताकि हमें वह गद्यांश सही तरीके से समझ आ जाए। जैसे अभी मैं इस गद्यांश को पढ़ रहा हूं। मेरे पिताजी फारसी के अच्छे ज्ञाता और पुरानी हिंदी कविता के बड़े प्रेमी थे। फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ मिलाने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। वे रात को प्राय रामचरितमानस और रामचंद्रिका घर के सब लोगों को एकत्र करके बड़े चित्ताकर्षक ढंग से पढ़ा करते थे। आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे। उन्हें भी वे कभी कभी सुनाया करते थे। तो 2-3 बार पढ़ने के बाद जब हमें यह गद्यांश समझ आ जाएगा तो हम फिर इसका प्रसंग बनाने का प्रयास करें। हाँ, तो प्रारूप के अनुसार सबसे पहले आएगा संकेत। तो इसका संकेत जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि गद्यांश के पहले 2-3 शब्द तो वो हमने ले लिए हैं मेरे पिताजी, और अंतिम शब्द हमने 2 लिए हैं करते थे। तो इससे ये समझ आ जाएगा कि हमने कौन सा गद्यांश हल किया है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रसंग की। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैं प्रसंग में संदर्भ और प्रसंग दोनों को एक साथ लेने का पक्षधर रहा हूं, और उसी तरह से मैंने यहाँ पर प्रसंग लिखने का प्रयास किया है। यदि आप चाहें तो संदर्भ और प्रसंग को अलग अलग भी कर सकते हैं। तो प्रसंग किस तरह से बनेगा वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित प्रसिद्ध निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित संस्मरणात्मक निबंध प्रेम घन की छाया स्मृति से लिया गया है। इस संस्मरण में लेखक भारतेंदु मंडल के लेखक बद्री नारायण चौधरी अपने पिताजी व अपने स्वयं के विषय में भी बहुत सारी जानकारी देते हैं। प्रस्तुत गद्य के अंश में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अपने पिता के साहित्य प्रेम की चर्चा करते हुए कहते हैं कि बचपन से ही उन्हें अपने घर में साहित्यिक वातावरण मिला था। शुक्ल जी अपने पिता के विषय में कहते हैं कि आगे व्याख्या। तो बच्चों, हमने देखा कि प्रसंग में हमने वो चीजें जो संदर्भ में आनी चाहिए थी, जैसे कि ये जो गद्यांश है ये कहाँ संकलित है, किस पुस्तक में संकलित है, उस पुस्तक का नाम, उसके बाद किस शीर्षक से यह पाठ उस पुस्तक में संकलित है उस शीर्षक का नाम, उसके बाद उसका साहित्यकार, उसका लेखक कौन है उसका नाम, यह आना आवश्यक है। इसके बाद एक आध पंक्ति में जिस पाठ में जिस शीर्षक से यह लिया गया है उसमें क्या कहने का प्रयास किया गया है, एक आध पंक्ति में हम वो भी बताने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद प्रसंग वो आएगा कि यहाँ कौन सी बात चल रही है, किस बात को जो है वो यहाँ पर वर्णित किया गया है, यह चीजें प्रसंग में बताना आवश्यक है। अब बात करते हैं व्याख्या की।
लेखक कहता है कि मेरे पिताजी फारसी भाषा के विद्वान होने के साथ साथ पुरानी हिंदी के भी अच्छे जानकार थे और पुरानी हिंदी कवियों व उनकी रचनाओं को बहुत पसंद करते थे। फारसी और हिंदी कवियों की समान भाव दर्शाने वाली पंक्तियों को प्राय सुनाया करते थे। रात को वे परिवार के सदस्यों को इकट्ठा करके रामचरितमानस व रामचंद्रिका का पाठ सुनाया करते थे। उनका कविता पढ़ने का ढंग अत्यधिक मोहक रहता था। नए कवियों व लेखकों में उन्हें भारतेंदु जी व उनके नाटक बहुत पसंद थे। कभी कभी परिवार के सदस्यों को वे उनके नाटक भी सुना दिया करते थे। इस गद्यांश का विशेष कुछ इस तरह का बन सकता है। गद्यांश की भाषा सरल व बोलचाल की है। गद्यांश एक संस्मरण का अंश है जिसमें अतीत की यादें होती हैं, जिसका बहुत बढ़िया निर्वाह लेखक ने इस गद्यांश में किया है। शैली कथात्मक है। तो यह रहा इसका विशेष। प्रिय बच्चों, इस तरह से हमने देखा है कि किस तरह से हम गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या वाले प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम संकेत लिखेंगे, संकेत के बाद प्रसंग, प्रसंग के बाद हम व्याख्या और व्याख्या के बाद विशेष। तो इस तरह से हमें पूरे के पूरे अंक आने की उम्मीद बन जाती है। इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।